गाइड में सबसे पहले बात राजस्थान के सरप्राइज फेस की। यहां भी अपनी परिपाटी को बनाए रखते हुए बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को सीएम बनाया है जो अनुमान की रेस में भी कहीं नहीं था। दरअसल ये फेस विधानसभा में भी पहली बार ही पहुंचेगा। बात हो रही है सांगानेर से चुनाव जीतने वाले विधायक भजनलाल शर्मा की, जिन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज जयपुर में हुई विधायक दल की मीटिंग में उनके नाम का प्रस्ताव खुद वसुंधरा राजे ने ही रखा था, जिसके बाद सर्वसम्मति से उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। आपको बता दें कि पूरी तरह से नाम साफ हो गया है, यानी बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाया है। लेकिन अब हम आगे विस्तार देंगे राजनीति के उस फैक्टर को जिसे बीजेपी ने एक तरफ अपनी परिपाटी में शामिल कर लिया है, तो दूसरी तरफ प्रभावी चेहरे को पीछे धकेलकर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला कैसे साधा जाता है, यह राजनीतिक प्रतिमान स्थापित कर दिया है। 3 दिसंबर की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में चुनाव परिणाम आए थे, जिसके बाद से लगातार सीएम फेस को लेकर अटकलों का दौर चला और फिर बीजेपी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसे चेहरे दे दिए जिसकी कल्पना शायद ही प्रदेश की जनता ने की होगी। इसलिए प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर बीजेपी की रणनीति है क्या। इस प्रश्न का उत्तर एक विश्लेषण के रूप में हमने तैयार किया है, आप इसे देखिए और खुद समझिए। कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। गारंटी वाले फॉर्मूले से मिली जीत का सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए चेहरा बदलने में न तो कोई हिचकिचाहट हुई, न ही चेहरा बदलने पर कोई अचंभा। लेकिन नए फेस के पीछे की रणनीति क्या है? राज्यवार चुनाव में बदल रहे चेहरे कितने ताकतवर हैं? ये चेहरे पुराने कद्दावर चेहरों पर कितना भारी पड़ेंगे? और क्या 2024 की नैया इन नए मुख्यमंत्री के फेस के सहारे पार लगेगी? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब इस समय किसी के भी पास नहीं है। अगर किसी के पास है तो वो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है। लेकिन अनुमान और विश्लेषण बताता है कि दरअसल ये परिवर्तन एक नए समीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसमें 2024 का चुनावी गणित सुलझाना है और इसके लिए 5 एजेंडा सेट किए गए हैं। इनमें पहला है जातिगत जनगणना के मुद्दे से पार पाना, दूसरा है योजनाओं के सहारे चुनाव जीतना, तीसरा है राम मंदिर का प्रण पूरा करना, चौथा है अनुच्छेद 370 की विदाई और पांचवा है मोदी की गारंटी पर भरोसा। इसमें योजनाओं के सहारे चुनाव जीतने का सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश में मिला। बीजेपी को शानदार बहुमत है, यानी शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता उनकी योजनाओं से थी। इनमें लाडली लक्ष्मी योजना से बड़ा फैक्टर बन गया लाडली बहना योजना। यही वजह है कि नए सीएम की घोषणा होते ही सीएम शिवराज सिंह से मिलकर महिलाएं भावुक हो गईं। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। यानी बीजेपी ने अब अलग अलग योजनाओं के सहारे लाभार्थियों का अपना एक अलग ही वोट बैंक खड़ा कर लिया है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की रणनीति का हिस्सा है। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही अयोध्या में मंदिर निर्माण, सुप्रीम कोर्ट से लगी अनुच्छेद 370 हटाने की मुहर और मोदी की गारंटी 2024 का समीकरण सीधा सीधा साधते हैं। लेकिन जैसे बात विपक्ष के जातिगत जनगणना के मुद्दे की आती है, वैसे 3 राज्यों में बीजेपी ने जिस सोशल मीडिया इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को लागू किया है, वो विपक्ष के दांव पर भारी पड़ जाता है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री बनाया है। वैसे ही मध्य प्रदेश में भी ओबीसी समुदाय से आने वाले मोहन यादव अब प्रस्तावित मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान में सामान्य वर्ग से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इन्हीं चेहरों के सहारे बीजेपी ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। ऐसा कैसे हुआ, इसे क्रमवार समझिए। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रस्तावित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की।
हालांकि शुरुआती दौर से ही 1+2 फॉर्मूले की चर्चा थी, जिसमें विष्णुदेव साय का नाम बतौर सीएम सामने आया। वहीं विजय शर्मा यानी सामान्य वर्ग और अरुण साव यानी ओबीसी फेस डिप्टी सीएम बन गए। अब प्रश्न यह है कि आदिवासी सीएम की जरूरत क्यों पड़ी? इसका एक ही जवाब है। 2003 से 2018 तक रमन सिंह मुख्यमंत्री बने रहे। इन 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह ही पार्टी का सीएम फेस रहे, लेकिन 2018 में रमन सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव में हार हुई। इसलिए 2023 में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी पीएम मोदी को अपना चेहरा बनाया और नतीजे बताते हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अब 2024 में पार्टी के सामने आदिवासी गढ़ को बचाए रखने की चुनौती है। इसलिए बीजेपी ने एससी, ओबीसी और सामान्य समीकरण से हर वर्ग को साथ लिया। ठीक ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हुआ, लेकिन यहाँ समीकरण छत्तीसगढ़ से थोड़ा अलग रहा। इस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में दो ऐसे फैक्टर हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं। इसमें शिवराज सिंह चौहान बेशक बड़ा चेहरा है, लेकिन माना जा रहा है कि 16 वर्ष की सरकार चलाने के बाद उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बड़ा था। लेकिन ओबीसी फेस से समझौता दांव हारने का सौदा होता है। इसलिए बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म करने के लिए नया चेहरा चुना। चुनाव में पीएम मोदी को ही सबसे बड़ा फेस बनाकर पेश किया गया और मुख्यमंत्री के पद पर ओबीसी फेस मोहन यादव को चुना गया। हालांकि एक फैक्टर यह भी है कि एमपी में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं रही। लेकिन ओबीसी फेस के साथ योजनाओं की गारंटी जो प्रधानमंत्री मोदी ने दी है, उसके सहारे आगे बढ़ने की तैयारी जारी है, ताकि 2024 में ऐसा कोई भी फैक्टर नुकसान न पहुंचा पाए जो बीजेपी की जीत की राह मुश्किल करे। अननोन फेस होगा ऐसा मुख्यमंत्री जिसको लोग नहीं जानते हैं, तो वो निश्चित रूप से जो फैसले हो रहे हैं राज्यों में जिनको लागू किया जा रहा है, उन फैसलों के लिए जाहिर सी बात है कि वो केंद्र सरकार की तरफ देखेंगे। दरअसल वोटिंग तक मध्य प्रदेश में एक ऐसी लहर का अनुमान था जिसमें एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी, लेकिन यह अनुमान गलत साबित हुआ। हालांकि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में हो सकता है कि कुछ ऐसी जानकारी भी हो जिसने बीजेपी को यह फैसला लेने पर मजबूर किया है। दो राज्यों का समीकरण बताता है कि सरप्राइज चेहरे बीजेपी ने ऐसे ही नहीं दिए हैं। इसके लिए पूरा गुणा गणित लगाया गया है। 2024 में विपक्ष की तरफ से उठाए जाने वाले मुद्दों का जवाब भी बीजेपी ने तैयार कर लिया है। बीजेपी ने एक आम विधायक को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह चौगुना कर दिया है। पार्टी ने यह बताने की कोशिश की है कि यह बीजेपी का नेतृत्व है जिसमें कोई भी शीर्ष पर पहुंच सकता है। देखिए राजस्थान में बीजेपी का पूरा गणित। श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। दो उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। रिवाज वही, फेस नया, बड़ा बदलाव हो गया। राजस्थान में भी बीजेपी ने अपनी सरप्राइज नीति के तहत एक नया चेहरा दे दिया। ये फेस सभी के लिए चौंकाने वाला है। हर अनुमानित चेहरे को गलत साबित करके राजस्थान की सांगानेर सीट से पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री फेस बना दिया गया है। यानी राजस्थान की दो ऐसी चुनौतियों से पार पाने का समीकरण बीजेपी ने साध लिया है जो 2024 में नुकसान पहुंचा सकता था। राजघराने से मुख्यमंत्री न चुनकर बीजेपी ने एक प्रतिमान स्थापित कर दिया। इसके अलावा सामान्य वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री बनाया है। और सबसे अहम बात यह है, भजन लाल शर्मा एक ऐसा नाम है जिसके सहारे एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी ने राज परिवार की नाराजगी से बचने के लिए दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। यानी क्षत्रिय वोट अब भी बीजेपी के पास ही रहेंगे। और प्रेमचंद बैरवा जैसे बड़े समाज सुधारक को भी बीजेपी ने डिप्टी सीएम का पद देकर एक बड़े वर्ग को साथ लिया है। जाहिर तौर पर इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन दावे से इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बात असर की करें तो 2024 में इन नाम का फायदा मिले न मिले, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ा नाम लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होगा, ये तय हो गया है। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। यानी बीजेपी ने तीनों राज्यों में सरप्राइज फेस देकर लोकसभा चुनाव में जीत के लिए एक नया रास्ता तैयार कर लिया है।
जातीय समीकरण से लेकर एंटी इनकम्बेंसी और योजनाओं को साथ लिया है। हालांकि ये बदलाव विजय का मंत्र बनेगा या नहीं, इसे फिलहाल दावे से नहीं कहा जा सकता। ये जो चयन हो रहा है, ये चयन बहुत सरप्राइजिंग, बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है। दूसरी इसका ये नहीं कि इस प्रयोग के दूसरी पार्टियों में असर पड़ेंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपका केंद्रीय नेतृत्व इतना शक्तिशाली है तो इस तरह के फैसले को लेने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को बहुत शक्तिशाली होना पड़ेगा। अब सत्ता परिवर्तन के साथ बदले हुए चेहरे का समीकरण क्या है, ये बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ही दावे के साथ बता सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने 2014 के बाद अपनी नई परिपाटी को और मजबूती दी है। एक बार फिर से नए चेहरे अचानक सामने आए हैं, जो एक नई नीति की तरफ इशारा है। इशारा यह है कि बीजेपी अब अगली पीढ़ी को मौका देना चाहती है। सिर्फ एक चेहरे को पार्टी का प्रदेश में सबसे बड़ा फेस नहीं बनाना चाहती। पार्टी बदलाव के साथ प्रदेश की जनता को कुछ नवाचार देने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बदलाव का असर कितना दिखेगा, इसे देखना अभी बाकी है। तो मुझे एक भारत जैसे बड़े मुल्क में, इतनी विविधता वाले देश में, इतनी डाइवर्सिटी वाले देश में, एक डेमोक्रेटिक देश में इस तरह के फैसले, एकाकी फैसले, एक मुश्त फैसले, एक व्यक्ति के फैसले हो सकता है कि बड़े जोखिम भरे हुए इसमें। दरअसल 2005 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री बनना हो या 2003 में रमन सिंह के नाम का चयन सीएम पद के लिए हुआ हो, सभी बीजेपी के सरप्राइज चेहरे ही थे। लेकिन उन्होंने एक पीढ़ी का नेतृत्व किया और अब बारी अगली पीढ़ी की है।